स्टूडेंट्स, आज हम यूएनओ के ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था यूएनओ का ओरिजिन कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज की वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य और इसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि किन उद्देश्यों को लेकर इसको बनाया गया और क्या इसकी सिद्धांत है जिनके ऊपर ये कार्य कर रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कुछ जो इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनका थोड़ा सा बताता हूँ, उनके नाम बता देता हूँ आपको। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारा यूएनओ बनाया गया है, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें 6 ऑर्गन दिए गए हैं। उसके वो 6 पार्ट हैं उसकी, वो अलग अलग कार्य करते हैं। उसमें सबसे पहला पार्ट है जनरल असेंबली यानी कि महासभा। सेकंड पार्ट है सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद। जो जनरल असेंबली है उसमें सभी जो सदस्य होते हैं, यूएनओ के सभी सदस्य जनरल असेंबली के सदस्य होते हैं। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 2 प्रकार की व्यवस्था की गई है, परमानेंट मेंबर और टेम्परेरी मेंबर। और जिसमें परमानेंट मेंबर्स का जो नंबर है वो है 5 और जो टेम्परेरी मेंबर हैं वो 10 हैं। वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद बदलते रहते हैं, 2 वर्ष के लिए बनते हैं सदस्य। टोटल सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 15 ही सदस्य शामिल हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें एट प्रेजेंट 54 मेंबर्स होते हैं। इसके बाद है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो अब अस्तित्व में नहीं है वैसे। इसके बाद हमारे पास है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि कोई एक ऐसी संस्था का अभाव था जो यह निर्णय ले या दंड देने की शक्ति या मामलों को सुलझाने का या किसी मामले को उठाने के लिए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। वर्तमान समय में इनमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है और प्रत्येक 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और नए 5 चुने जाते हैं। इसके बाद है यूएन सेक्रेटेरिएट यानी कि यूनाइटेड नेशन का सचिवालय, जो उसका हार्ट माना जाता है, जिससे सभी अंगों को सुविधाएं प्रदान कर दी जाती हैं, स्टाफ प्रदान किया जाता है और कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई डाटा है वो सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। इनके अलावा स्पेशलाइज एजेंसीज भी हैं जो किन्हीं पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को फंक्शन करती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप यानी कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक बना हुआ है, और वर्ल्ड बैंक के साथ ही आईएमएफ भी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने में, फाइनेंशियल हेल्प करने में वो सहायता करती है। इसके बाद है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये विश्व के देशों में फैली हुई महामारी, बीमारी, कोई भी कुपोषण का शिकार है, जैसे पोलियो है, कैंसर है, टीबी है और एट प्रेजेंट के जो कोरोना का है, तो WHO यह सुनिश्चित करता है कि सभी देशों में बराबर से इनकी सुविधाएं उपलब्ध की जाएं ताकि इन बीमारियों से लड़ा जा सके और ज़्यादा नुकसान ना हो, जनहानि ना हो। इसके बाद है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक कम से कम जो न्यूनतम कैलोरी मिलनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को, महिला को, वहाँ तक उन तक पहुँचाई जा सके, ऐसी सुविधा इस प्रोग्राम के द्वारा की जाती है। इसके अलावा है यूनेस्को हमारा ना एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल, इन सभी मुद्दों पर ध्यान देता है और प्रत्येक देश में ये प्रोग्राम चलाता है, इनके विस्तार के लिए प्रयासरत रहता है। इसके बाद है यूनिसेफ भी बच्चों के लिए बनाया गया है कि जो बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों का जो विकास नहीं हो पा रहा है, वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं और भी स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे WTO है,
जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, UNCHR है, जो रिफ्यूजी की समस्या है उनको हल करने का प्रयास करते हैं। और ऐसी काफ़ी एजेंसीज UNO के पास हैं, स्पेशलाइज एजेंसी जो पर्टिकुलर कोई कार्य कर रही हैं। ILO है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो मज़दूरों की जो दशा है उसमें सुधार करने के प्रयास करवाती है हर एक देश में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। UNO के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, UNO के निर्माण का उद्देश्य क्या है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। तो यूनाइटेड नेशन का जो गठन हुआ था उसका मेन कारण भी सेकेंड वर्ल्ड वार था। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो विध्वंस हुआ उसको देखते हुए सभी कंट्रीज़ को यही लगा कि कुछ न ऐसा तो होना चाहिए जिससे सहयोग की भावना उत्पन्न हो देशों में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसमें ये कहता है कि UNO का जो निर्माण है उसमें फ्रेंडली यानी कि आपसी भाईचारे की भावना बनाना, यानी कि देश हैं वो आपसी सहयोग की भावना बढ़ाए और समानता के आधार पर। ये नहीं है कि एक देश तो पहल करे दूसरा देश पहल ना करे, दूसरा देश उसकी अवहेलना करे। और जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का सिद्धांत है उसको सभी देश फॉलो करें। इसके बाद है कि टू फोस्टर वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम। कह रहा है कि जो विश्वव्यापी सहयोग के द्वारा ही हम जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, वो आर्थिक हैं या सामाजिक हैं या सांस्कृतिक हैं या फिर जो मानवीय समस्याएं हैं, उन सभी का विश्वव्यापी सहयोग के द्वारा हल करना। इसके बाद है कि टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। कि जो मानवाधिकार है और फंडामेंटल फ्रीडम यानी कि मौलिक स्वतंत्रता है वो विश्व के सभी देशों के लोगों को प्राप्त हो, उनके इसके लिए प्रेरित करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद है कि टू सर्व एज ए सेंटर वेयर वेरियस नेशन कैन कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव ये भी कि सभी कंट्रीज़ को एक केंद्र प्रदान करना, एक व्यवस्था प्रदान करना, ताकि सभी कंट्री जो UNO के नेशन हैं, जो यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, उनको पूरा करने के लिए प्रयास करे, एक्टिविटी करे, प्रोग्राम करे। इसके बाद है कि इसके ऑब्जेक्टिव में टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द सोर्स ऑफ, ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्रेज ऑफ वॉर आएगा। तो ये कह रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन वाले आने वाले जो हम हमारे उत्तराधिकारी होंगे, हमें उनको युद्धों से बचाना है कि युद्ध की विभीषिका हम झेल चुके हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी ऐसी कोई भी युद्ध की विभीषिका ना झेले। तो इसके लिए भी प्रयास करेगा UNO। तो ये UNO के ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके बाद आता है कि इसके प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, किन आधार पर इसका निर्माण हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, ऑल द मेंबर स्टेट्स आर इक्वल, कि जितने भी इसके मेंबर हैं वे सभी समान हैं, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया गया कि कोई ज़्यादा शक्तिशाली है कोई कम शक्तिशाली है, वो सभी समान हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, द मेंबर स्टेट्स शैल फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन टू द UN ऑनेस्टली। ये कहता है इसके सिद्धांत में कि जो मेंबर स्टेट हैं वो सभी जो योग्यताएं दी गई हैं उन सभी को पूरी तरह से यूनाइटेड नेशन के प्रति ईमानदारी से पूरा करें। इसके बाद है, द मेंबर स्टेट्स शैल सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स। इसमें इसके सिद्धांत में ये कहता है कि जो स्टेट है, मेंबर स्टेट है, वो अपने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद का हल है वो शांतिपूर्वक तरीके से करें, ना कि युद्ध के द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से अपने विवादों का हल करें।
इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कि द मेंबर स्टेट्स शेल रिफ्रेन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम द थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट एनी स्टेट। वो कहता है कि किसी भी स्टेट को, किसी मेंबर स्टेट को दूसरे स्टेट यानी कि दूसरी कंट्री को युद्ध की धमकी देना या इस तरह से डराना, ये चीज़ें नहीं करनी है उस देश को किसी भी दूसरी कंट्री के खिलाफ। यूज ऑफ फोर्स की या फिर थ्रेटन की ऐसी कोई भी धमकी नहीं देनी है। द मेंबर स्टेट शैल गिव टू द UN every assistance in any action it takes in accordance with the United Charter। अगर वो स्टेट है वो यूनाइटेड नेशन की सहायता लेता है किसी भी एक्शन के लिए, वो सभी चीज़ें UN के चार्टर के अनुसार मिलेंगी। इसके बाद है कि द स्टेट विच आर नॉट मेंबर, जो स्टेट अब एट प्रेजेंट हमारे पास 193 मेंबर्स हैं, इसके अलावा 2 मेंबर्स ऐसे हैं जो अभी भी शामिल नहीं हैं। उसमें एक ताइवान है और दूसरा है वेटिकन सिटी, जो अभी भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं है। तो इसमें ये कहता है कि द स्टेट्स विच आर नॉट मेंबर ऑफ द UN शुड आल्सो एक्ट इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रिंसिपल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो स्टेट हैं वो इसके मेंबर नहीं हैं और उन्हें भी जो यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल हैं उनके अनुसार कार्य करते हुए इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा की स्थापना करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि नो मेंबर स्टेट शैल इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी अदर स्टेट। इसमें ये भी सिद्धांत में ये भी दिया गया है कि कोई भी मेंबर स्टेट दूसरे किसी भी स्टेट के यानी कि दूसरी किसी भी कंट्री के इंटरनल यानी कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिससे उसकी संप्रभुता भंग होती है, जिससे उस कंट्री को लगता है कि ये मेरे फैसलों में हस्तक्षेप करता है या मेरे ऊपर कब्जा करने की कोशिश करना चाहता है। तो ये थे हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल। तो जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, तो लास्ट जब सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जब सिग्नेचर हो जाते तो उसमें ये पॉइंट रखा गया था कि कुछ सदस्य इसके मौलिक सदस्य होंगे यानी कि आरंभिक सदस्य होंगे और कुछ सदस्य इसके प्रविष्ट सदस्य यानी कि जो बाद में शामिल हुए हैं। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जिन मेंबर्स ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में साइन किए थे और जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर साइन किए थे वो सभी सदस्य UNO के मौलिक सदस्य कहलाए थे। तो आज के लिए इतना ही। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके मेंबरशिप के बारे में पढ़ेंगे।